everyone. In last video we learned about pharmacokinetics parts. कौन से पार्ट पढ़े थे हमने, उनको हम एक बार देख लेते हैं, देन फर्दर हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है. देन फार्माकोकाइनेटिक्स में जो भी हमने ADME का पूरा प्रोसेस देखा था. देन दिस इज ऑल्सो द ADME प्रोसेस. देन हमने ड्रग ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट लाइक पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में समझा था कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है. देन इनके अलावा हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन पीएच का इफेक्ट देखा था, एब्जॉर्प्शन पे आयोनाइजेशन इफेक्ट देखा था, और डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे. लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनका क्या इफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. तो स्टार्टिंग विद द बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, अगर एक नॉर्मल टर्म में समझे कि हमने कोई मेडिसिन ली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन ली है, तो जितनी ड्रग वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है और जिस रेट और एक्सटेंट पे पहुंच रही है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स, एक मिनट, yes, bioavailability refers to the rate and extent of absorption of a drug, yeah, we can say the rate and extent of drug that reaches to the systemic circulation, कि किस रेट पे और कितने एक्सटेंट में पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी. अगर हम देखें कि जो आईवी रूट है हमारा, इंट्रावेनियस रूट ऑफ ड्रग गिव्स 100% बायोअवेलेबिलिटी. आईवी रूट की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सर्कुलेशन में इंजेक्ट करी जाती है. इसी जगह हम बायोअवेलेबिलिटी किस चीज़ में देखते हैं, देन ओरल रूट में. लाइक हमने कोई ओरल टैबलेट ली तो हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि थ्रू द इंजेक्शन जब हमने आईवी में देखा वो डायरेक्ट सर्कुलेशन में जा रही है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है. The term bioavailability is used commonly for drugs given by oral route. यानी कि जो bioavailability term है वो हम mainly किन drugs के लिए use करेंगे, जो oral route से ले रहे हैं. If two formulations of the same drug produce equal bioavailability, they are said to be bioequivalent. Bioequivalent क्या होता है कि लाइक दो फॉर्मुलेशन है और दोनों ही सेम बायो अवेलेबिलिटी प्रोड्यूस कर रही है. लाइक हमने दो ड्रग दी, दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है, दैट इज बायो इक्विवेलेंट. अगर नॉर्मल टर्म्स में समझे हम बायो अवेलेबिलिटी, तो फॉर एग्जांपल कि हमने 100 mg की एक मेडिसिन ली, कि हमने 100 mg की एक दवाई ओरल रूट से कंज्यूम कर ली. देन क्या हुआ कि इसमें से हमने देखा कि जो 70% मेडिसिन है वो हमारे ब्लड में पहुंची और 30% नहीं पहुंची. यानी कि बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई उस ड्रग की, दैट इज 70% की. वो 70% दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज बायोअवेलेबिलिटी, कि कितना अमाउंट हमारे सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी. देन if formulation differ in their bioavailability, they are said to be bioinequivalent. वहीं अगर हमारी वो formulations अगर different bioavailability दिखाती है, तो अब उनको हम बोलेंगे bioinequivalent. Now कुछ factors है हमारे, factors में आते हैं हमारे, that is फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हम कौन से रूट से ले रहे हैं, दैट मैटर्स, वही बायोअवेलेबिलिटी को चूज करेगा. जैसे हमने आईवी में बात करी, दैट इज 100%, तो हम ओरल रूट की बात करेंगे. देन पीएच एंड आयनाइजेशन, फूड, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एंड जीआई एंड अदर डिजीजेस. कि अगर हम
पर्टिकुलर उसमें बात करें, लाइक कोई भी, जैसे हमने पहले भी एब्जॉर्प्शन पे देखा था कि इफेक्ट आता है, तो एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आ रहा है इन सब चीज़ों का। हमने बात करी थी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट देती है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पीएच आयनाइजेशन, फूड, ये जितने भी फैक्टर्स बायो अवेलेबिलिटी के हैं, यही फैक्टर्स हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन का कोरिलेशन रखें, तो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन उतनी ही अच्छी बायो अवेलेबिलिटी। अब जैसे हम यहाँ देखें इस ग्राफ में, तो ये हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ये हमारा टाइम हो गया। अब इसमें ये है हमारी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमारी 3 ड्रग है, ए, बी एंड सी। तो इसमें क्या है कि बायोअवेलेबिलिटी कौन शो कर रहा है, दैट इज ए, क्योंकि जो बी है उसकी बहुत ही कम बायोअवेलेबिलिटी है, वी कैन से नो बायोअवेलेबिलिटी, वो कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो उस सर्कुलेशन तक गई नहीं है, यानी कि कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ए की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है। ये हमारा बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ होता है। बायोअवेलेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो AUC, दैट इज एरिया अंडर कर्व, ओरल डिवाइड बाय एरिया अंडर कर्व IV। जैसे IV हमारा 100% होता है, दैट्स वाई हम IV के साथ बाकी जो भी हमारा ओरल रूट से आ रहा है या हम कोई और रूट से दे रहे हैं, लाइक सबलिंगुअल, बक्कल, तो हम उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे अगर इसकी हम बात करें, इसकी जगह लाइक हम और भी चीज़ें रख सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा एरिया अंडर कर्व IV। तो जैसे हमने यहाँ देखा ड्रग कंसंट्रेशन हमारी प्लाज्मा, और ये टाइम है, दिस इज टाइम। तो हमने यहाँ देखा जो AUC है हमारी IV की, दैट इज 100%, और ये हमारी ओरल की का ग्राफ है, दैट इज एरिया अंडर कर्व। अब अगर इसी चीज़ को मैं इस ग्राफ से समझाना चाहूँ तो दैट इज कि ये हमारा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज अवर टाइम, कि ये हमारा टाइम है। अगर इस चीज़ पे मैं बात करूँ तो ये मेरा Tmax है और ये मेरी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने मेडिसिन दी तो क्या हुआ, ये यहाँ से जैसे ये इसका इफेक्ट दिखाया गया है कि ये मेडिसिन का इफेक्ट है। ये जो लाइन है दिस इज अवर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर इससे ऊपर हमारी ये लाइन चली जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगी, कि इस लाइन तक हमारी ड्रग सेफ रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा पॉइंट वो है जब हमारी ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि ड्रग का जो एक्शन है वो शुरू हो गया, दैट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन। और ये हमारा वो पॉइंट है जब ड्रग अपना एक्शन टर्मिनेट कर जाती है, कि इसके बाद अब उसका लास्ट एक्शन था, अब वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगी। देन ये बातें हो गई। अब इसमें अगर हम बात करें जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो गैप है, दैट इज थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज क्या होता है कि इस बीच क्या हो रहा है, हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, इन दोनों कंसंट्रेशंस के बीच में हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है। और जो हमने ये देखा कि जहां हमारा एक्शन शुरू हुआ था और जहां हमारा एक्शन टर्मिनेट हो गया, ये इसके बीच की ड्यूरेशन है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि इन दोनों के बीच कितना टाइम है, लाइक ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, इनके बीच का जो है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये हमारी जो हम बायोअवेलेबिलिटी देखी थी उसी से रिलेटेड ग्राफ है। थेरेप्यूटिक रेंज या वी कैन से थेरेप्यूटिक विंडो की हमने बात करी, दैट इज द रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और सेफ से अगर बाहर चला गया तो वो ड्रग टॉक्सिक हो जाएगी। नाउ अब हम आते हैं कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी ड्रग है तो वो क्या होगी, लाइक हमने ये ड्रग ली, ड्रग हमारी स्टमक में गई,
स्टमक यानी कि गट वोल में गई, गट वोल से हमारी पोर्टल वेन से हमारी लीवर, दिस इज अवर लीवर, और लीवर से हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो जब हमारी ड्रग स्टमक, लीवर और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 100 mg दी थी अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में वही जाएगी। जैसे कि हमने बायो अवेलेबिलिटी की बात करी थी। बायो अवेलेबिलिटी क्या था? द रेट एंड एक्सटेंट दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसमें क्या है, व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ऑरली दे हैव टू पास वाया गट वॉल, पोर्टल वेन, लीवर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि हम देख चुके हैं। During this passage, certain drugs get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation. कि अब जब ये ड्रग यहाँ से जा रही है तो इस टाइम क्या होता है कि जो ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, और मेटाबोलाइज्ड होने के बाद या तो वो रिमूव हो जाती है या इनएक्टिवेट हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि क्या हुआ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा, कि कोई हमने ड्रग ली, जब लीवर ने उसको इनएक्टिव या मेटाबोलाइज कर दिया, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The net result is a decreased bioavailability of the drug and diminished therapeutic response. कि होता क्या है कि जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग ली और वो हमारी या तो इनएक्टिवेट हो गई या डिस्ट्रॉय या रिमूव हो गई, तो अब क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, पुअर बायोअवेलेबिलिटी हो गई, डिक्रीज हो गई बायोअवेलेबिलिटी, और जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आना था वो भी खत्म हो गया। तो अगर हम बायोअवेलेबिलिटी को देखें तो जितना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा किसी ड्रग का, उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी, और मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये हमारी कुछ ड्रग्स है विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट इज प्रोप्रेनोलोल, एल्प्रेनोलोल, वेरापेमिल, सालब्यूटामोल, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट और वी कैन से नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन, पैथिडीन, एमिट्रिप्टिलिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ये वो ड्रग है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। नाउ आई होप सो कि आप लोगों को बायो अवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी थी कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो हमारी ड्रग है वो हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन यही कहती है, वंस अ ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, कि जैसे ही ड्रग ब्लड स्ट्रीम में गई इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग, तो वो उन टिश्यूज में चली जाएगी जिनके पास ड्रग प्रेजेंट नहीं है। यानी कि ओवरऑल वी कैन से कि जो हमारी ड्रग है वो ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट, किस किस चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा होगा। वहीं अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें तो हमारी जो आयनाइजेशन हाईली आयनाइज्ड ड्रग होगी जो कि लिपिड इनसॉल्युबल होगी, तो वो क्या रहेगी, ब्लड वेसल्स के अंदर रह जाएगी, तो जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आयनाइज्ड ड्रग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इसी जगह अगर हम अनआयनाइज्ड की बात करें तो हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। देन एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स, अगर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है तो वो क्या हो जाएगी, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बंधी हुई है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, कैसे पॉसिबल, अगर वो फ्री फॉर्म है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। देन प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, कि कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है उस पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। नाउ
अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसमें ओवरऑल जाने से पहले अगर हम इसी चीज को देखें, दैट इज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एडमिनिस्टर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, कि हमने कितनी ड्रग टोटल एडमिनिस्टर करी है, ठीक है, इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में कितनी ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें कि जैसे हमने टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग ले ली, जैसे मैंने 1000 mg की ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया, ठीक है, अब मेरे प्लाज्मा में जो ड्रग है वो 50 mg ही बची है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? दैट इज 1000/50 की टोटल एडमिनिस्टर्ड कितनी थी हमारी? दैट इज 1000, और कंसंट्रेशन कितनी है प्लाज्मा की? दैट इज 50 कंसंट्रेशन है हमारी प्लाज्मा की, तो मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यही कहती है, apparent volume of distribution is defined as the hypothetical volume of body fluid into which a drug is distributed at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single compartment, कि हमने बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मान लिया है और हम ये देख रहे हैं कि हमने कितनी ड्रग ली और कितनी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अब तक हम पढ़ते हैं, इसमें भी हम सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक लिपिड सॉल्युबिलिटी है या नहीं, पीकेए वॉल्यूम ऑफ द ड्रग, जैसे कि हमने इसमें भी बात करी कि हमारी लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होगी वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, हमारी जो अनआयनाइज्ड ड्रग रहेगी वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, फ्री जो हमारी फ्री फॉर्म होगी ड्रग की उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। अगर वहीं हमारी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ बैरियर ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से बैरियर होते हैं? फर्स्ट वन इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी। ब्लड ब्रेन बैरियर इज कि एक बाउंड्री है ब्लड और ब्रेन के बीच की, मीन्स द कैपिलरी बाउंड्री दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन। जो ब्लड और ब्रेन के बीच में एक कैपिलरी बाउंड्री है उसको हम बोल रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें क्या होता है, जो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी या वी कैन से अनआयनाइज्ड ड्रग्स होगी वो ही ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाएगी। अगर वहीं हमारी ड्रग वाटर सॉल्युबल और वी कैन से लिपिड इनसॉल्युबल और आयनाइज्ड है तो वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाएगी। सो जो क्रॉस कर पाएगी उनके एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स, डायazepam, volatile anesthetics, amphetamine, and that do not cross the triple B is dopamine, aminoglycosides. Now next barrier is our placental barrier. Placental barrier क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लासेंटा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि ड्रग जो है प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है, दैट इज प्लासेंटल बैरियर। ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन क्रॉस प्लासेंटा एंड रीच द फीटस, कि जब हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो उस प्लासेंटा को क्रॉस करके उस फीटस तक पहुंच जा रही है। Placental barriers are lipoidal and allow free passage of lipophilic drugs. तो जो placental barriers है वो lipoidal होती है, तो सेम जो lipophilic यानी कि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होगी उनका ही पैसेज अलाउड होगा, जबकि जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होगी वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। Example is quaternary ammonium compound like D-tubocurarine and substances with high molecular weight like insulin cannot cross the placental barrier, कि वो सब्सटेंस जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है या कोई क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स है तो वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हमने अब तक फार्माकोकाइनेटिक में देखा है तो हम बात करें जो हमारी ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल होगी तो ही ट्रिपल बी को क्रॉस करेगी, लिपिड सॉल्युबल है तो ही प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करेगी, लिपिड सॉल्युबल है तो ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा और लिपिड सॉल्युबल है तो ही उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। यानी कि हमारी जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बेटर होती है, क्योंकि लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म या आयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है कि जब हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है। मैनी ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन,
अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, कि हमारी जो ड्रग्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन एक एग्जाम्पल है प्लाज्मा प्रोटीन का, यह हमारा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो एसिडिक ड्रग होगी वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, और जो हमारी बेसिक ड्रग्स होगी वो हमारी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो हम आगे देखते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग ली, उस ड्रग का अब हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो सर्कुलेशन में एंटर कर गई। एंटर करने के बाद वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। किस बेस पे बाइंड करेगी, जो अगर एसिडिक ड्रग होगी तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगी, बेसिक ड्रग होगी तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बाउंड फॉर्म होगी, जो हमारी बाइंडेड फॉर्म होगी, वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएगी। वहीं हमारी जो फ्री फॉर्म होगी वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगी, वो अपना एक्शन शो करेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये हो गई हमारी। सेकंड, ड्रग दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग्स होगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिले द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अगर हमारी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म थ्रू द लीवर हो रहा था वो मेटाबॉलिज्म भी अब डिले हो जाएगा। बाउंड फॉर्म इज नॉट अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलाई, हेंस एक्सक्रीशन ऑफ हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स बाय फिल्ट्रेशन इज डिलेड। यानी कि जो बाउंड फॉर्म्स होगी वो अब उन फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उनका, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है उनका जो फिल्ट्रेशन है डिले हो जाएगा, तो एक्सक्रीशन भी उनका डिले हो जाएगा। अब हमारी कौन कौन सी ड्रग्स है जो हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर हम एल्ब्यूमिन के साथ बात करें तो हमारी कौन सी एसिडिक ड्रग्स है, दैट इज बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपीन्स, नसेट्स, वेल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, टोलब्यूटामाइड एंड वॉरफ्रीन। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी बेसिक के साथ बाउंड होता है, दैट इज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो बीटा ब्लोकर्स, ब्यूपावेकेन, लिडोकेन, डिसोपायरामाइड, इमिप्रामीन, मिथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडीन, वेरा पेमिल। तो ये हमारी जो ड्रग्स है वो एसिडिक ड्रग्स है जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो रही है, और जो हमारी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड हो रही है दैट इज अवर बेसिक ड्रग्स। सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। होप सो आपको ये समझ आया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।